अगला टॉपिक है इसमें, या सब्जेक्ट है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो इसमें देखते हैं सतत विकास क्या होता है। तो सतत सतत विकास वही होता है कि आज वर्तमान में अपनी ज़रूरतों को पूरा करें हम, मगर संसाधन का ऐसा यूज करें कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचा रहे। तो उसी को सतत विकास कहते हैं। तो क्या लक्ष्य है सतत विकास का? तो पहला लक्ष्य है गरीबी की समाप्ति, दूसरा भूखमरी से मुक्ति, तीसरा लोगों के लिए स्वास्थ्य व आरोग्यता, चौथा है गुणवत्ता शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठवां है शैक्षिक जल स्वच्छता, सातवां है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, नौवां है उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास, दसवां है असमानताओं में कमी, ग्यारहवां है धारणीय शहरी और सामुदायिक विकास, बारहवां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, तेरहवां है जलवायु कार्यवाही, चौदहवां है जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन, पंद्रहवां है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, सोलहवां है शांति न्याय और सशक्त समानताएं, सत्रहवां है लक्ष्यों के लिए भागीदारी करें, वैश्विक भागीदारी, राज्यों से भागीदारी, सबसे भागीदारी करें। तो ये 17 लक्ष्य एसडीजी गोल है, इसको कहते हैं एसडीजी गोल। इसको मिलान कराता है एग्जामों में, क्योंकि पीछे सारा वारा मिलान कराता है, तो याद रखिएगा। जो 13-14 है जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन, और 15 है स्थलीय जीवों की सुरक्षा। इसमें इंपॉर्टेंट के बारे में मिलाता है। ठीक है, पानी छठवां है स्वच्छ जल और स्वच्छता, छठवां है फिर से पानी से, तो पानी से दो है, छठवां है स्वच्छ जल और स्वच्छता, और चौदहवां है जलीय जीव। ठीक है, दसवां है असमानताओं में कमी लाना है हमको, और स्वच्छ ऊर्जा की बात किसमें की गई? तो सातवें में की गई, स्वच्छ ऊर्जा एनर्जी के बारे में बात की गई है। भुखमरी 2 में है, गुणवत्ता शिक्षा 4 में है। ठीक है, लैंगिक समानता 5 में है। तो इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखिएगा, एक बार पूछता है एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के। अगला इसमें है कि भारत में स्थित रामसर स्थल जो है 91 है सब, 2025 तक 91 हो गए हैं। तो उसमें जो है राज्य आधारित कितने हैं, स्थल का नाम क्या है, कब शामिल किया गया और क्षेत्रफल कितना है। तो शामिल और क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, कहाँ पे है, नाम क्या है, ये पूछता है। ठीक है, स्थल है तमिलनाडु में 20, जो रामसर साइड तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल रिजर्व, पॉइंट केलीमियर वन्यजीव पंछी अभ्यारण्य, पिंचवरम मैग्रोव, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, बेल्लूर पंछी अभ्यारण्य, कुंथनकुल पंछी अभ्यारण्य, करिकिली पंछी अभ्यारण्य, और क्या है, उदय मार्तंडपुरम पंछी अभ्यारण्य, वेदांथंगल पंछी अभ्यारण्य, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रामुड़ी पंछी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरिरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बडूर पंछी अभ्यारण्य, कंजीर कुलम पंछी अभ्यारण्य, कराई वेट्टी पंछी अभ्यारण्य, लांगबुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, नजरायण पंछी अभ्यारण्य। ये सब जो है तमिलनाडु में ही है। ठीक है, नजरायण के बाद में आता है आपका कांजू बेली, तीर्थंगल पंछी अभ्यारण्य, शक्कर कोट्टई पंछी अभ्यारण्य। ये सारे जो हैं तमिलनाडु में 20 अभ्यारण्य हैं। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 पंछी अभ्यारण्य, 10 जो है रामसर साइट है। कौन से हैं? ऊपरी गंगा, हैदरपुर आर्द्रभूमि, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, समसपुर पंछी अभ्यारण्य, पार्वती आगा पंछी अभ्यारण्य, समन समन पंछी अभ्यारण्य, सूर सरोवर, सैंडी पंछी अभ्यारण्य, नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य, सरसई नवर जो झील है वो, ब्यास संरक्षण रिजर्व। पंजाब में 6 हैं। पहला ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके, रोपड़, किशोरपुरी मियानी सामुदायिक रिजर्व, कांजली, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो 6 जो हैं कहाँ पे हैं? पंजाब में हैं। उड़ीसा में भी 6 हैं। कौन कौन सी हैं? चिल्का झील है, सतकोसिया गार्ज है, भीतरकनिका मैग्रोव है, तमपारा झील है, हीराकुंड जलाशय है, अनसुपा झील है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सी है? तो बुलर झील है, होकेरा आर्द्रभूमि है, सूरीस मानसर झील है, हाइगम आर्द्रभूमि रिजर्व है, सालबुल आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व है। ठीक है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में 5 हैं। मध्य प्रदेश में 5 हैं। कौन कौन सा है? तो भोज आर्द्रभूमि, साख्य सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर, तवा जलाशय। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में है रंगन थिट्टू पंछी अभ्यारण्य, अंकस मुद्र पंछी रिजर्व, अगनासिनी एस्चुरी, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। ठीक है, गुजरात में 4 हैं। नल सरोवर, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, बधावन आर्द्रभूमि, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला इसमें हिमाचल प्रदेश में है पौंग झील, चंद्रताल आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि जो सबसे छोटी है,
केरल में 3 है, वेम्बनाड है, अष्टमुडी है और सास्थमकोट्टा झील है। महाराष्ट्र में 3 है, नांदूर मधमेश्वर है, लोनार झील है, थाने क्रिक है। बिहार में 3 है, कांबर ताल है, नकटी पंचावरण है और नागी पंचावरण है। 2023 में नकटी और नागी को शामिल किया गया था। लद्दाख में है त्यूसो मोरेरी, त्यूसोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये है। हरियाणा में है भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा में। अगला इसमें है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में, ठीक है। राजस्थान में है सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मेनार आर्द्रभूमि, खिंचन आर्द्रभूमि, ठीक है, ये सब है। पश्चिम बंगाल में है 2, सुंदरबन आर्द्रभूमि सबसे बड़ी है, फिर पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि। उत्तराखंड में आसान संरक्षण रिजर्व। गोवा में नंदा झील, तो गोवा पूछ सकते हैं नंदा झील कहाँ है, तो गोवा में है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू है, असम में दीपोर बिल है, मणिपुर में लोकटक है, मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि है, त्रिपुरा में रुद्र सागर है, झारखंड में उधवा झील अभ्यारण्य है और सिक्किम में खेचोप लरी आर्द्रभूमि, खेचोप लरी आर्द्रभूमि, ठीक है, सिक्किम में है। इसके अलावा है वन्य प्राणी है, वैज्ञानिक नाम है, तो भारतीय जंगली गधा का इक्वस हेमियोनर खुर, एशियाई गधा का इक्वस हेमियोनस, बारहसिंगा का रुसरवस दुआउसेली, चिंकारा का गजेला बेनेट्टी, नीलगाय का बोसलाफस ट्रेगोकेलेस, ये सब नाम है, ठीक है। भारत के प्रमुख वन्य जीव जो जैव मंडल रिजर्व है, ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, इसके पहले वीडियो उसको पूरा आप देख सकते हैं, वहाँ से सारा कुछ मैप में बताया हमने, ठीक है। टाइगर रिजर्व मैप में बताया है, वहाँ से देख लीजिएगा आप, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, बोल देता हूँ नाम। तो भारत का प्रमुख टाइगर रिजर्व में है कार्बेट उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में है, पलामू झारखंड में है, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है। सिमलीपाल को नेशनल पार्क नया बनाया गया है इसमें, सिमलीपाल उड़ीसा हो गया, ठीक है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र में है, पेरियार केरल में है, सरिस्का राजस्थान में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, श्री नागार्जुन श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में, अमराबाद तेलंगाना में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, दुधवा कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में है, दुधवा कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में, कालाकाथ मुंड नथुरई तमिलनाडु में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, पेंच जो है मध्य प्रदेश में है, बांधव मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में, दम्फा कहाँ पे है, तो दम्फा भी आपका मिजोरम में है, तांदोरी अंधेरी महाराष्ट्र में है, भद्रा कर्नाटक में है, नामेरी असम में है, पेंच जो है महाराष्ट्र में है, बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है और पक्के या पखुई जो है अरुणाचल प्रदेश में है, अन्नामलाई जो है छत्तीसगढ़ में, अन्नामलाई तमिलनाडु में, उदंती और सीता नदी छत्तीसगढ़ में है, सतकोसिया उड़ीसा में है, काजीरंगा असम में है, अचानक मार छत्तीसगढ़ में है, डंडेली अंसी कर्नाटक में है, संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है, मुदुमलाई तमिलनाडु में है। तो ये नाम भी है। तो नामेरी पूछे कहाँ पे, तो असम में, याद रखिएगा, भद्रा कर्नाटक में है, इस तरह से पूछता है, मिलान कराता है। नागरहोल कहाँ पे, तो नागरहोल कर्नाटक में है, पराम्बीकुलम केरल में है, सह्याद्री महाराष्ट्र में, कावल जो है तेलंगाना में, बिलीगिरी रंगनाथम मंदिर जो है कर्नाटक में, सत्यमंगलम तमिलनाडु, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है, नाबेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, राजाजी उत्तराखंड में, औरंग असम में है, कमलांग अरुणाचल प्रदेश में, श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु में, रामगढ़ बिशनधारी राजस्थान में, रानीपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला इसमें कि वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, गुरु घासीदास तामोर पिंगला छत्तीसगढ़ में, रातापानी मध्य प्रदेश में, रातापानी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है रातापानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, माधव मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये पूरा है। अब पर्यावरण की महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उनको समझ लेते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 21 मई, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। भारत के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान में असम है काजीरंगा, गुजरात गिर, मध्य प्रदेश कान्हा और उत्तराखंड कार्बेट, ठीक है। जो वन स्थिति रिपोर्ट देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा देखे तो पहले भी हैं मगर इसको फिर से देख लेते हैं।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में क्या है, तो ISFR 2023 के अनुसार देश की कुल वनावरण और वृक्षारोपण का क्षेत्रफल जो है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है। 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षारोपण का परसेंटेज जो हो गया है 25.17% हो गया है। ठीक है, 25.17% हो गया है। ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना है, तो वन इसमें 21.76 है, और जो बाकी बचता है वो क्या है, वृक्षावरण है। ठीक है, ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले 5 राज्य कौन से हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने वनावरण में वृद्धि दिखाई है वो कौन कौन है, तो मिजोरम है, फिर गुजरात में वृद्धि हुई, मिजोरम में वृद्धि हुई है, गुजरात में वृद्धि हुई है, उड़ीसा में हुई है, कर्नाटक में हुई है, फिर केरल में हुई है। ठीक है, तो मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल में 2021 की तुलना में 2023 में वृद्धि हुई है। ठीक है, और 2023 के अनुसार परसेंटेज की दृष्टि से 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में वृद्धि, तो देखिए ये परसेंटेज में वृद्धि दिखा रहा है, कितना किसमें ज़्यादा हुई है। इसमें क्या है कि वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला केवल वृद्धि है, इसमें परसेंटेज वृद्धि है। ठीक है, क्षेत्रफल की वृद्धि होगी, ये जो है परसेंटेज की वृद्धि है। तो परसेंटेज में वृद्धि देखेंगे तो चंडीगढ़ में 5.4%, बिहार में 1.4%, मिजोरम में 1.3%, 3.6%, गुजरात में 1.21%। तो सबसे सर्वाधिक परसेंटेज में वृद्धि जो दिखा रहा है वो चंडीगढ़ है। परसेंटेज पूछेगा चंडीगढ़ है, अगर क्षेत्रफल पूछता तो मिजोरम है, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटक, फिर केरल। परसेंटेज पूछता तो चंडीगढ़ नंबर 1 पे, बिहार नंबर 2 पे, मिजोरम नंबर 3 पे, गुजरात नंबर 1 पे। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण कितना है, तो 21% था, 21.76%, 21.76% क्या था, तो आपका है वनावरण। वृक्षावरण 3.41, 6 1 7 हो गया, 7 7 4 11 एक हाथ मिलेगा 1, 3 1 4, 1 5 2, तो 27.17 जो देखे थे यही है। तो इसमें वनावरण जोड़ा गया है जो 21.76% है, वृक्षावरण जोड़ा गया है जो 3.41% है, तो 25 टोटल आ गया वृक्षावरण और वनावरण 25.17%। ठीक है, तो ये टोटल है। ठीक, तो 2023 के अनुसार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 जिले कौन से हैं, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में। ठीक है, ये है। अगर आपको परसेंटेज की दृष्टि से पूछे तो बदल जाएगा, मिजोरम नंबर 1 पे आ जाएगा 85%, वहाँ पे वृक्षावरण वनावरण है, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। तो सारे नॉर्थ ईस्ट वाले यहाँ पे आ रहे हैं परसेंटेज की दृष्टि से, कि मतलब क्षेत्रफल मान लीजिए 10 है, 100 है, तो उसमें जो है 85% मिजोरम में पेड़ पौधे ही हैं। तो यही बताना है, तो ये पूरा है इसका। देखिएगा, परसेंटेज पूछे तो मिजोरम है, अगर क्षेत्रफल में पूछे तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगला इसमें है कि जो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय राज्य कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर लद्दाख है। ठीक है, तो 3 यूटी पूछ रहा है, यूटी में सर्वाधिक कश्मीर में है, फिर अंडमान निकोबार में, फिर लक्षद्वीप वो लद्दाख में है। ठीक है, ये है। फिर अगला इसमें कि 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य कौन है, सबसे कम हरियाणा में है क्षेत्रफल किसका, तो फॉरेस्ट का और पेड़ का, फिर पंजाब, हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। ठीक है, ये 4 राज्य हैं, 5 राज्य हैं, याद रखिएगा इनको। सर्वाधिक कम हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर गोवा में, फिर सिक्किम में, फिर बिहार में। और 2023 वाले जो रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण 3 राज्य कौन से हैं, सर्वाधिक वृक्षावरण देखें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक वृक्षावरण है, वनावरण नहीं। ये वृक्षावरण पूछ रहा है, तो वृक्षावरण सर्वाधिक महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश अनुसार परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण 3 राज्य कौन से हैं, तो क्षेत्रफल में महाराष्ट्र सर्वाधिक है, फिर राजस्थान सर्वाधिक है, फिर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। मगर अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में, तो केरल सर्वाधिक है, फिर गोवा है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो केरल, गोवा, छत्तीसगढ़ क्रमशः इसमें आते हैं परसेंटेज में। ठीक है, अगला है कि 2023 के अनुसार परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र कौन से हैं, तो चंडीगढ़ में सर्वाधिक वृक्षावरण है, फिर दिल्ली है, फिर जम्मू कश्मीर है। 2023 के अनुसार परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र कौन से हैं, तो वनावरण वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 संघीय क्षेत्र जो कि परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षारोपण किए हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। 2023 के अनुसार परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले
तीन जो संघीय क्षेत्र हैं वो लक्षद्वीप है, ठीक है, बनावरण है ये, परसेंटेज वृद्धि वाले बनावरण, ठीक है। तो याद रखिए परसेंटेज वृद्धि पूछा है इसमें। तो परसेंटेज वृद्धि में लक्षद्वीप सर्वाधिक वृद्धि किया है, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला है कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वृक्षावरण एवं वनावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन हैं? तो उसमें कुल वृक्षावरण और वनावरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले में 5 जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्र, तो क्षेत्र सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा है, ठीक है। 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला राज्य संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वनावरण वाला, तो वन वाला सर्वाधिक है लक्षद्वीप, ठीक है। सर्वाधिक फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला राज्य संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप है। और 2023 के अनुसार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला राज्य मिजोरम है, परसेंटेज वाला है मिजोरम। गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया यह पादप जिसे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्ष की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया था, वो बांस है। बांस को हटा दिया गया था वृक्ष की भाषा से, इसको घास बना दिया गया है। बांस एक प्रकार का घास है, पेड़ पौधा नहीं है। अगला है लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के एक उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतर्राज्यीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अंतर राज्य ने अंतर ज्वारीय क्षेत्र या इंटर टाइडल क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां वर्षा का स्तर जो है 2100 से 6400 मिलीमीटर के मध्य होता है, उनको मैग्रोव कहते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में मैग्रोव आवरण दक्षिण एशिया की संपूर्ण मैग्रोव वनस्पति का 3%। तो 2019 में ये पता चला था कि भारत का जो मैग्रोव है वो 3% है पूरे दक्षिण एशिया का। साउथ एशिया का सर्वाधिक मतलब परसेंटेज जो है पूरा मैग्रोव वन का भारत में 3% है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक मैग्रोव आच्छादित 4 राज्य कौन से हैं? 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित 4 राज्य और संघीय क्षेत्र कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, फिर गुजरात आता है, फिर अंडमान निकोबार आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है। तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश, ये 4 हैं, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021 में 4 सर्वाधिक मैग्रोव आच्छादित जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक मैग्रोव आच्छादित जिले हैं, उसमें दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है, ठीक है। तो दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल सर्वाधिक यहाँ पे जिला है जहाँ पे मैग्रोव सर्वाधिक है, ठीक है। अगला है उसके बाद जो 24 परगना तो है ही, उसके बाद में कच्छ गुजरात का आता है, उत्तरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, फिर तथा जामनगर गुजरात का आता है, ठीक है। ये 4 जिले हैं जहाँ सर्वाधिक मैग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैग्रोव अनाच्छादित 4 राज्यों का संघीय क्षेत्र क्रमशः कौन सा है? ठीक है, 2023 के अनुसार भारत में मैग्रोव अनाच्छादित 4 राज्य और संघीय प्रदेश में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे, गुजरात नंबर 2 पे, अंडमान नंबर 3 पे और आंध्र प्रदेश नंबर 4 पे आता है, ठीक है। क्षेत्रफल अगर देखें पूछता है, पश्चिम बंगाल में क्षेत्रफल 2119.16 वर्ग किलोमीटर। इसका स्पेशल वीडियो जो मैग्रोव वाला मैंने मैप के द्वारा आपको दिखाया है, उस वीडियो को देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ही है, जल्दी 4-5 दिन पहले अपलोड हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। अगला है इसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 4 सर्वाधिक मैग्रोव आच्छादित जिले, तो हमने देखे 24 परगना, कच्छ देखा था, उत्तरी अंडमान देखा था और केंद्रपाड़ा देखा था, ठीक है। तो के अनुसार भारत के 4 सर्वाधिक मैग्रोव आच्छादित जिले में 24 परगना, कच्छ, अंडमान, उत्तरी अंडमान और केंद्रपाड़ा देखा था। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं ना, इसमें 2023 के अनुसार बता रहा है कि 2021 के 4 सर्वाधिक मैग्रोव आच्छादित जिले हैं, तो 2021 के 4 सर्वाधिक, और इसमें जो है 2023 में भारत में मैग्रोव के 4 जो 2023 के अनुसार भारत में 4 मैग्रोव अनाच्छादित जिले कौन से हैं? तो उसमें 2021 का दिया था जिसमें जामनगर भी था, इसमें केंद्रपाड़ा आ गया है। दक्षिण 24 परगना तो पहले ही है, फिर कच्छ भी है, उत्तरी अंडमान है और केंद्रपाड़ा है, ठीक। अगला है 2023 के अनुसार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 1,50,50,045 है,
ये 15,045 कह सकते हैं, 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है। डिट्टो यही वाला याद रखिएगा आंकड़ा। 1 लाख नहीं है, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1 लाख नहीं है, 15,045.80 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखिएगा ऐसे ही, सीधे पूछ देगा, जो कि 6.25% है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.24% है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण 1545.80 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.24% है। उसी तरीके से फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वृक्षावरण जो है 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.72% है। तो दोनों ही आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो मामला है 6.24% वनावरण है, कुल प्रदेश का वनावरण, वन का आवरण जो है 6.24% है, वृक्ष का आवरण जो है 3.72% है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का। उस तरीके से 8,950.92 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है, वनावरण है 1,545.80 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 6.24, 3.72 याद रखिएगा। अगला है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण टोटल कितना है? टोटल 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, टोटल आपका पूछता है तो 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है। और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण परसेंटेज वाला जिला कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम जो है वनावरण किस जिले में है? तो संभल में है, फिर भदोही में है, फिर मैनपुरी में है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाला जो परसेंटेज वाला जिला है, परसेंटेज पूछा है, ये भी परसेंटेज है, तो सोनभद्र में सर्वाधिक परसेंटेज है, चंदौली है, फिर श्रावस्ती है। ठीक है, अगला है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाला क्षेत्र वाले जिले हैं। तो ये क्षेत्र पूछा है, देखिए यहाँ पे वनावरण का परसेंटेज पूछा था, ये परसेंटेज वाला है, यहाँ पे क्षेत्र पूछा है। सर्वाधिक न्यूनतम भदोही में है, फिर मऊ में है, फिर संभल में है। ठीक है, याद रखिएगा, भदोही में सर्वाधिक न्यूनतम वनावरण वाला क्षेत्र जो है भदोही है, क्षेत्र पूछा है इसमें, फिर मऊ है, फिर संभल है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र वाले जिले कौन सा? सर्वाधिक वनावरण का परसेंटेज में भी सोनभद्र था और क्षेत्रफल में भी सोनभद्र है। लखीमपुर खीरी भी इसमें आता है दूसरे नंबर पे। अब मिर्जापुर में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, 3 ये है, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन क्षेत्र के संदर्भ में 3 जो देश हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल किसमें? तो रूस में सर्वाधिक है, फिर ब्राजील है, फिर कनाडा है। तो रूस नंबर 1 पे, ब्राजील नंबर 2 पे, कनाडा नंबर 3 पे। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव अनाच्छादित जो संघीय क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल है। या राज्य और संघीय क्षेत्र प्रदेश में, राज्य में और संघीय क्षेत्र में पश्चिम बंगाल आता है। वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो वैश्विक वन संसाधन आकलन कौन करता है? तो UNFAO करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है इसमें कि विभिन्न राज्य क्षेत्रों में मैंग्रोव आवरण जो है 2023 में, तो उनको ऊपर हमने देखा है, इसमें सारणी में दिया हुआ है। ठीक है, तो राज्य और संघीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश में 421.43 वनावरण है, जो कि परिवर्तन हुआ 2021 में, जितना था उससे 13.01 वर्ग किलोमीटर का चेंज आया है इसमें। फिर गोवा में 31.34 है, जो कि 1.95% इसमें जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है। गुजरात में 1164.06 था, जो कि -36.39% की कमी आई है। तो कमी कहाँ पे है? तो गुजरात में। पूछे ऐसे कमी किस में आई है? तो गुजरात में कमी आई है 36.39% का, परसेंट नहीं, वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किमी का। ठीक है, कमी किस में आई है? तो गुजरात में आई है। सबसे कम वृद्धि किस में हुई है? तो केरल में, देख सकते हैं, कह सकते हैं, इसमें लिस्ट दिया है उसमें केरल में वृद्धि हुई है 9 पहले, अब वर्तमान में 9.45 है, जिसमें 0.02% की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में 315.09 है, जो कि 12.39 की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से मामला है। तो गुजरात में कमी आई है, याद रखिएगा। उड़ीसा का देखते हैं, तो उड़ीसा में क्या हुआ है? उड़ीसा का 259.06 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वृद्धि हुई है। तमिलनाडु का जितना है उतना ही रहा है, कोई वृद्धि नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी वृद्धि हुई है 1.41 की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कमी आई है। ठीक है, तो कुल कमी आई है -7.43 का कमी आई है। ठीक है, दादरा नगर हवेली में थोड़ा सा बढ़ा है, पंडुचेरी में तो थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है,
टोटल जो है 4,991.68 वर्ग किलोमीटर का है हमारे मैंग्रोव क्षेत्र, जिसमें 2023 की तुलना में कमी आई है 7.43 का। ठीक है, तो टोटल बनावरण में वृद्धि नहीं में थोड़ा कमी आ गई है 7.43 का। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कुछ राज्यों का जो बनावरण की स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले देखते हैं। सर्वाधिक बनावरण वाले क्षेत्र में सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है, ये क्षेत्रफल है। फिर मिर्जापुर है। ठीक है, न्यूनतम बनावरण वाला क्षेत्र है भदोही, संत कबीर नगर इसको कहते हैं। फिर मऊ है, फिर संभल है। सर्वाधिक वन परसेंटेज वाले जो जिले हैं सोनभद्र है, चंदौली है, श्रावस्ती है। परसेंटेज दिया है, यहाँ क्षेत्र है, ये परसेंटेज है। न्यूनतम बनावरण परसेंटेज वाला संभल है, भदोही है, मैनपुरी है। ठीक है, उत्तराखंड का अगर देखें तो पौड़ी गढ़वाल है, उत्तरकाशी है, नैनीताल है सर्वाधिक बनावरण वाला। न्यूनतम बनावरण वाला उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और रुद्रप्रयाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत सर्वाधिक है, फिर नैनीताल आता है, फिर पौड़ी गढ़वाल आता है। ठीक है, न्यूनतम बनावरण वाला उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ आता है। ठीक, बिहार में भभुआ में सर्वाधिक बनावरण का क्षेत्र है, भभुआ कैमूर में। पश्चिम चंपारण में उसके बाद है, फिर जमुई में उसके बाद है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। सर्वाधिक न्यूनतम शेखपुरा है, अरवल है और बक्सर है। ठीक है, न्यूनतम बनावरण वाला जो जिला है शेखपुरा है, अरवल है, बक्सर है। फिर से इसमें आता है भभुआ है कैमूर में, जमुई है, फिर मुंगेर है परसेंटेज में। ठीक है, क्षेत्रफल था वो, फिर भभुआ जो है परसेंटेज में भी अधिक है, क्षेत्रफल में भी अधिक है। जमुई है उसके बाद मुंगेर है। सबसे कम परसेंटेज शेखपुरा में है, फिर बक्सर में है, फिर सिवान में है। ठीक है, तो बिहार का हमने देख लिया। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा और किसी पूछेगा नहीं। अगला है विभिन्न प्रोटोकॉल एवं कन्वेंशन, देख लेते हैं। तो कन्वेंशन से क्वेश्चन मिलान कराता है। ठीक है, तो 1971 में सबसे पहला कन्वेंशन जो है रामसर कन्वेंशन आया था आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। पूछता है किसके लिए हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, तो बार बार मिलान कराता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। तो मानव पर्यावरण पर वैश्विक सम्मेलन पहली बार स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। साइट्स बनी थी 1973 में, लुप्त प्राय जो प्रजातियों के व्यापार पर नियंत्रण के लिए। इसमें जीव जंतु पेड़ पौधा दोनों शामिल हैं साइट्स वाले में। ठीक है, 1979 में एक हुआ था बॉर्न कन्वेंशन, इसको कहते हैं। इसमें प्रजातियां हैं, पंछी वंछी हैं, का संरक्षण था इसमें। जैसे साइबेरियन क्रेन आते हैं जो साइबेरिया वाले क्षेत्र से भारत में, जैसे वहाँ पर ठंडी आती है तो वो आ जाते हैं, देखते होंगे आप। कुछ पक्षी जो है, आप संगम पे अगर प्रयागराज में रहे हैं कभी तो वहाँ पे देखते होंगे तरह तरह के पक्षी आते हैं। और जितने पक्षी अभ्यारण्य हैं भारत में, जैसे पूरे भारत में ही ओवरऑल देखेंगे तो हर जगह से प्रवासी पक्षी आते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए बॉर्न कन्वेंशन हुआ था प्रवासी प्रजातियों के लिए। 1985 का वियना कन्वेंशन है, ये तो सभी जानते हैं। वियना कन्वेंशन ओजोन परत से सुरक्षा के लिए वियना कन्वेंशन हुआ था। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, इसमें ओजोन हानिकारक पदार्थों को कम करना था। ठीक है, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, और उसी के बाद 2 साल बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। देखिए, कन्वेंशन होता है तो वहाँ पे बैठक होती है, फिर प्रोटोकॉल अपनाया जाता है कि किस प्रोटोकॉल से उसको हम कम करेंगे। तो ओजोन हानिकारक जो पदार्थ है उनको कम करना प्रोटोकॉल में शामिल था। 1989 में बेसल कन्वेंशन हुआ था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसल कन्वेंशन। इसमें खतरनाक जो अपशिष्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि गार्बेज हो गया यूएसए में, वहाँ पे हॉस्पिटल का जो गार्बेज हो गया, और कोई भी जैसे यूरेनियम का अपशिष्ट हो गया या फिर प्लास्टिक अपशिष्ट हो गया, तो खतरनाक जो अपशिष्ट हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पर नियंत्रण लगाता है ये। वो लोग क्या करते थे कि अमीर लोग क्या करते हैं कि गरीब देशों में इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो अपने यहाँ का जो भी खतरनाक अपशिष्ट हैं उनको दूसरे देशों में ये लोग निर्यात कर देते हैं, तो या भेज देते हैं उसको पैसा दे देके। तो खतरनाक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पर कंट्रोल करता है बेसल कन्वेंशन। ठीक है, अब ये पता नहीं क्या लिख दिया 1992 का। 1992 जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क हुआ था, तो सभी लोग जानते हैं इसको, क्या कहते हैं उसको, पृथ्वी सम्मेलन जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क हुआ था। ठीक, 1972 में। इसमें निकल के आया था 1992 में जैव विविधता पर कन्वेंशन, सीबीडी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। 1992 का रियो का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1992 रियो सम्मेलन पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था। यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 1994 में। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए। रॉटरडैम कन्वेंशन पूछता है, देखिए बेसल कन्वेंशन पूछता है 1989 में आया था, रॉटरडैम पूछता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन पूछता है, ये स्टॉकहोम वाला ये वाला। तो स्टॉकहोम
स्टॉकहोम जो हुआ था सबसे पहला कन्वेंशन, वो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए, सॉरी, मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन है वो, कन्वेंशन दूसरा है। ठीक है, तो रॉटरडैम देख रहे थे हम लोग। रॉटरडैम कन्वेंशन किसके लिए है? तो रॉटरडैम कन्वेंशन जो है वो खतरनाक रसायनों पर पूर्व सूचना सहमति की जरूरत है। तो खतरनाक रसायनों को जब हम ट्रांसफर करेंगे, निर्यात करेंगे, आयात करेंगे, तो उसके लिए जो है कन्वेंशन, उस पर एक सिंबल होना चाहिए उसके उसके कंटेनरों पे। रॉटरडैम कन्वेंशन में वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। खतरनाक रसायनों को अगर कहीं भेजते हैं तो उसको पूर्व सूचना आपको देना आवश्यक है। ठीक है, 2000 में आया था कार्टेजेना प्रोटोकॉल, जो कि सीबीडी के तहत था, जैव सुरक्षा सीबीडी के तहत कार्टेजेना प्रोटोकॉल था। स्टॉकहोम कन्वेंशन वो स्टॉकहोम सम्मेलन था जो 1971 में हुआ था। 2001 में हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसमें अस्थायी जैविक प्रदूषकों को नियंत्रित करना था। तो जैविक प्रदूषक जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जोहानसबर्ग सम्मेलन हुआ था, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में हुआ था। 2010 में नगोया प्रोटोकॉल आया था, अनुवांशिक संसाधनों पर न्याय संगत लाभ का साझा करना। तो नगोया प्रोटोकॉल जैसे है, जैसे हमारे देश में हल्दी है और मुलेठी है, तरह तरह की जितने भी ये आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, उनका यूज करके अगर कोई कंपनी पैसा कमा रही है तो जो उनको संरक्षण करता है, ठीक है, जो जो हल्दी का, तुलसी का, इनका जो संरक्षण किया है, उनको जो है, या उनका अनुवांशिक चेंज करके कुछ लाभ कमाता है, या उनको उनका यूज करके कुछ लाभ कमाता है, तो नगोया प्रोटोकॉल के थ्रू उनको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो उन संसाधनों का न्याय संगत लाभ उठाएगा। ठीक है, कौन उठाएगा? तो जो इसको संरक्षण किया उनको दिया देगा। तो नगोया प्रोटोकॉल में क्या करता है कि जैव विविधता का संरक्षण जो करता है, उसका यूज करके कोई कंपनी अगर फायदा कमाती है तो जो संरक्षण किया है उसको भी उसका फायदा मिलना चाहिए। 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन आया था। ठीक है, तो 1992 से अगर 20 साल जोड़ें तो 2012 आता है ना, 2012 में, तो वही रियो प्लस है। तो रियो जो हुआ था, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था, उसके बाद रखा गया कि रियो 20 सम्मेलन करेंगे हम। तो 20 साल बाद हम फिर सम्मेलन करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या अचीव किया है। तो वही है, तो रियो प्लस 20 सम्मेलन। तो सतत विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ये भी। 2013 में मीनामाटा कन्वेंशन हुआ था पारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए, मीनामाटा कन्वेंशन। ठीक है, अगला है 2015 में सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ था। सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी गोल को अपनाया गया था इसमें। 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, COP21, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई थी ये। अगला 2016 में हुआ था किगाली संशोधन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हटाने हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है इस किगाली सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 2018 में COP24 हुआ काटोवाइस में, यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत। 2019 में COP25 मैड्रिड में हुआ। ठीक है, यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत। 2022 में COP27 हुआ था शर्म अल शेख में। सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, सम्मेलन जलवायु वित्त और अनुकूलन पर फोकस था ये। ठीक है, अगला है पर्यावरण जो संरक्षण के में दिए जाने वाले पुरस्कार जो है, विभिन्न पुरस्कार। पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कार में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार जो है वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए व्यक्तियों को या संगठनों को सम्मिलित इसमें किया जाता है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा में, वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण जो योगदान दिए हैं उन व्यक्तियों को, संगठनों को सम्मिलित किया जाता है इसमें। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार में वन रोपण, बंजर भूमि के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार जो है वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान में योगदान देने वालों को दिया जाता है। मरुस्थल पारिस्थितिकी फेलोशिप पुरस्कार में मरुस्थल पारिस्थितिकी में अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय फेलोशिप पर्यावरण विज्ञान और जैव विविधता जो पुरस्कार है वो पर्यावरण विज्ञान जैव विविधता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास के योगदान में दिया जाता है। तो यूनेप द्वारा चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, यूनेप द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को, कंपनियों को यूनेप चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया जाता है। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज जो है विश्व भर में जमीन स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, अगला इसमें ग्लोबल 500 ये पुरस्कार पूछता है। ग्लोबल 500 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कार्य के लिए दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण सुरक्षा पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए। बोरलॉग पुरस्कार कृषि और पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला है पर्यावरण से संबंधित शब्द और उनके से जुड़े व्यक्ति कौन है, इसको देखते हैं थोड़ा, पूछता है एग्जाम में। तो हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट किसने बताया था? तो WM एडम्स ने बताया था, WM एडम्स।
हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट की खेती। प्राकृतिक खेती का जो सुझाव दिया था मसानोबु फुकुओका ने दिया था, प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग के लिए मसानोबु फुकुओका। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को एजी टेंसले ने दिया था। पारिस्थितिकी नीच को, जो नीच होता है, उसको जोसेफ ग्रीनल ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जोसेफ ग्रीनल पूछ सकता है क्या दिए थे, पारिस्थितिकी नीच के बारे में बताए थे। ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था जोसेफ फूरियर ने। तो जोसेफ फोरियर ने बताया था ग्रीन हाउस गैस। जैव विविधता को बताया था वाल्टर सी रोसेन ने। वाल्टर जी रोसेन ने बताया था जैव विविधता। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया था एडवर्ड सुएस ने। ठीक है। इकोटोन के बारे में एफ.ई. क्लेमेंट्स ने बताया था। ठीक, एफ.ई. क्लेमेंट्स। ठीक। अगला विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलन जो हुए थे, तो चिपको आंदोलन हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। हिमालय के वनों की रक्षा के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन। अपिक्को आंदोलन हुआ था पांडुरंग हेगड़े ने पश्चिमी घाट में वनों की रक्षा के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक। अगला इसमें नर्मदा बचाओ जो सम्मेलन हुआ था, तो इसमें मेघा पाटेकर ने नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था, नर्मदा बचाओ। साइलेंट वैली जो आंदोलन था, अमके प्रसाद ने केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं से बचाने के लिए आंदोलन किया था, साइलेंट वैली आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन जो था, अमृता देवी बिश्नोई ने राजस्थान में वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दी, जो इस आंदोलन की हिस्सा थी, और इन्हीं के नाम पे अमृता देवी बिश्नोई जो राष्ट्रीय पुरस्कार है पर्यावरण के लिए दिया जाता है। टिहरी बांध विरोध आंदोलन जो है सुंदर लाल बहुगुणा के ही नेतृत्व में टिहरी बांध परियोजना के खिलाफ जो है चिंताओं का सवाल उठाया गया था। चिल्का झील आंदोलन जो था, एस.के. पटनायक ने उड़ीसा में चिल्का झील पारिस्थितिकी तंत्र के खतरे से बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। नर्मदा घाटी परियोजना बाबा आमटे द्वारा चलाया गया था। बाबा आमटे ने नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ पर्यावरण सामाजिक चिंताओं को उठाया, विशेष रूप से सरदार सरोवर बांध के खिलाफ। तो नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ ये था। अगला है जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न तरीके क्या होते हैं। तो इन सीटू संरक्षण क्या होता है, तो जो जंतु जहाँ पे है, जो जंतु पेड़ पौधे जहाँ का है वहीं पे उनका संरक्षण अगर करते हैं तो उनको इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। ठीक है। तो इन सीटू संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र उपवन, प्राकृतिक आवास, संरक्षण वन क्षेत्र, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता विरासत स्थल, पारंपरिक कृषि प्रणालियों और मछली अभ्यारण्यों सहित अनेक प्राकृतिक आवासों में प्रजातियों का संरक्षण इसमें शामिल है, इन सीटू में। पूर्व स्थानीय संरक्षण या बाह्य सीटू या एक्स सीटू। तो एक्स सीटू में क्या होता है, तो किसी जानवर को, किसी पेड़ पौधा जो कि बहुत खतरे की स्थिति में है, उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं और उसका संरक्षण उस वाले क्षेत्र में करते हैं, तो उसको बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो इसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करना शामिल है, जैसे कि बीज बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, पराग बैंक हो गया, उत्तक संवर्धन बैंक हो गया, भ्रूण संरक्षण, कृत्रिम गर्भाधान, क्लोनिंग, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, जीवाश्म पार्क, डीएनए बैंक, फील्ड जीन बैंक, इन सीटू संरक्षण और ये इंस्टीट्यूशन ने फील्ड बैंक इसमें आते हैं। ठीक है। ये उदाहरण है, इन उदाहरणों को पूछता है, मिलान कराता है कि कौन सा इसमें इन सीटू है, कौन सा एक्स सीटू है, तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो पर्यावरण का ये वीडियो जरूर देखिएगा, देख के जाइएगा, क्योंकि फंसाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।